ओके, गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और शेर खान के जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बैंकिंग सेक्टर के Q2 अपडेट्स के बारे में एक थोड़ी सी एक व्यू लेंगे। उसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड CIO पंकज टिब्रेवाल से बातचीत होगी। ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने अपना खुद का एक जो फंड स्टार्ट किया है। उससे पहले कोटक म्यूचुअल फंड में एक स्टार फंड मैनेजर थे और मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी महारत मानी जाती है इनकी। उनसे करेंगे बातचीत कुछ ही देर में। लेकिन एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में इस समय पोर्टफोलियोज़ आपके ब्लीड कर रहे होंगे। मिड कैप इंडेक्स निफ्टी ठीक है, इसमें निफ्टी में इतना बात करने का नहीं है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप बात करने लायक बात हुई थी कि पिछले हफ्ते मिड कैप स्मॉल कैप नहीं गिरे, लेकिन लग रहा है अब उनकी बारी है। मिड कैप, स्मॉल कैप और अब लेकर आइए एडवांस डिक्लाइन 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन। और अगेन ये एक और सेंस है वीरू, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉटम खोजने की कोशिश कर रहा है। जब इस तरीके की 2-3 दिन लगातार हो ना मार्केट खुले गैपों के साथ फिर नीचे आ जाए, एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं करीब होते हैं बॉटम के। मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी करीब हैं बॉटम के। कंफर्मेशन मार्केट देगा 2 दिन, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर डी हाई पर क्लोज हुए तो। लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मार्केट पर एक थोड़ा सा एक व्यू रखना ज़रूरी था। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज 2-3 स्टॉक्स क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक है टाइटन, और टाइटन देखिए कहाँ खुला और अब कहाँ आ गया, करीब करीब 3% नीचे। और इनफैक्ट अगर एक स्मार्ट ट्रेडर ने यहाँ अच्छे से काम किया हो तो अच्छा पैसा बना होगा आज यहाँ पर, क्योंकि बात होती है खुलते ही अगर शॉर्ट भी करें तो पैसा बन सकता है। उसके अलावा फेडरल बैंक, आई थिंक फेडरल काफ़ी सरप्राइजिंग है, जो इंटेंसिटी है सेलिंग की 3.5%। और वोडाफोन आइडिया अभी भी 5% नीचे। वीरू जी हाँ, फेडरल बैंक, टाइटन, आइडिया, ये 3 स्टॉक मार्क भी किए गए थे इससे पिछले कार्यक्रम में। और अब हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर पूरा पैनल मौजूद है। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं। पहले चलते हैं रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स जो पिक कर रही हैं आप, क्या होंगे वो? मेरे इस वक्त 2 ट्रेड में एक रहेगा हिंद पेट्रो, जिसको हम शॉर्ट करेंगे फ्रॉम CFD 405 पे है। ये मार्केट नहीं ठीक लग रहा मुझे, और यहाँ पे अगर हम 410 पे ऐसे लगाएंगे तो हमारा डाउनसाइड पे टारगेट होगा 398। सो दिस इज वन ट्रेड जिसको हम शॉर्ट करेंगे। दूसरा रहेगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को भी हम शॉर्ट करेंगे। 1023 पे है करीब प्राइस। यहाँ पे अगर 8 रुपीज का खाली ऐसा 1030 का ऐसा लगा दे तो डाउनसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1005। ओके, तो ये हुए रचना जी की ट्रेड्स इस समय की। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की 2 ट्रेड, एक शॉर्ट आइडिया रहेगा, एक लॉन्ग साइड का आइडिया रहेगा। शॉर्ट साइड में मैं ACC के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना चाहूंगा। लगभग 2400 रुपए का प्राइस है ACC के फ्यूचर्स का। यहाँ पे स्टॉक ने अपना 200 MA और एक स्विंग लो ब्रेक किया है। फ्यूचर्स में लगभग 2400 का प्राइस है। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2430। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 2350 और 2325 के। लॉन्ग साइड में मेरा एक डिफेंसिव आइडिया रहेगा, दैट विल बी आईटीसी ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है। 500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 50 डेमा का भी, और आज का प्राइस एक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। लगभग 514 का प्राइस है कैश में, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 505 एंड टारगेट्स विल बी 525 एंड 530। ओके, ITC और सुबह मार्क भी किया गया था ये। जतिन, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे, दोनों ही ट्रेड्स। हमें लगता है कि IT और फार्मा जो डिफेंसिव काउंटर है, रीसेंट फॉल में सबसे कम गिरे हैं, तो लगता है उसमें अगर जो पुल बैक आता है तो इसमें चल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा हमारी पहली पिक होगी। हमें लगता है कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है आगे जाते अगर जो थोड़ी एक पुल बैक आता है ओवरऑल मार्केट में, तो टेक महिंद्रा अच्छा पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है। तो टेक महिंद्रा लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1580 का, और टारगेट रहेंगे 1680 और 1725 के। जो दूसरा पिक होगा वो लुपिन होगा। तो लुपिन में एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक फॉल हुआ था और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो है वो आगे जाते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो लुपिन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी।
इसमें स्टॉप लॉस हमको 2150 का लगाना होगा और टारगेट रहेंगे 2339 के। ओके, लुपिन ये है एक बाय कॉल इस समय। चलिए अब सचिन के पास चला जाए, सचिन से भी जानते हैं उनकी इस समय की फ्रेश कॉल्स क्या होंगी। सचिन, बहुत टफ मार्केट, क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना है और डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। डिस्पाइट ऑफ द वीकनेस, यहाँ पर जिस तरीके से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, प्लस अगर इसका 60 एंड 30 मिनट्स चार्ट देखे तो वहाँ पर आरएसआई में एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, प्लस प्राइस के लिहाज से एक डाउनलोड स्लोपिंग वेज का मुझे लग रहा है ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक में एस्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 1870 के आसपास का। स्टॉप लॉस आपको 1822 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है बाटा इंडिया का एक काफी स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी इफेक्ट है। अक्टूबर ये महीना थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड ही देखा गया है पिछले 10 सालों में। एंड जिस तरीके से फ्रेश यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है मुझे लग रहा है बाटा में अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1300 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 1285 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1384 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं बाटा के फ्यूचर्स में। ओके, शॉर्ट इन बाटा फ्यूचर्स। बाटा इनफैक्ट CNBC आवाज़ पे जो ट्रेड्स रिकमेंड किए गए थे उस लिस्ट में था लास्ट आई थिंक वीक भी, और डेलो पर। अच्छा, थोड़ा 2-3 स्टॉक्स की स्कैनिंग और करते हैं। एक बार अमित जी ये देखिएगा, मैं देख रहा था रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, लुक एट पॉलीकैब एट डेलो, और इसी स्पेस में लुक एट एस्टल जिसने पुल बैक जनरेट किया था, लेकिन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके वो जो पुल बैक की स्टोरी थी वो कोलैप्स हो गई। ये इन्वर्टेड फ्लैग है अमित जी, अगर ये 1890 या फिर 1888 वायलेट होता है तो इस फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या होगा? जी वीरेन जी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे स्ट्रक्चर एस्ट्रल का वीक है। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग सपोर्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया पे, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स और डीएमआई जिस हिसाब से नेगेटिव है, देख के यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 1925 रुपए का, एंड टू स्टार्ट विद टारगेट्स हमारे रहेंगे 1850 एंड 1825 के। ओके, देखिए एक बार फिर अब वही इशू वोडाफोन आइडिया को लेकर वीरू, बैंक गारंटी ना देने पर DOT ने वोडाफोन आइडिया को नोटिस दिया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अभी तक हमने अपने रिपोर्टर से भी कहा इस पर कंफर्मेशन लाने के लिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये न्यूज़पेपर की, जो कह रहे हैं कि ये बैंक गारंटी देने में शायद असफल रहे हैं, और फिर वही मामला आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो उनका मोरेटोरियम है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का ड्यू का, वो भी सितंबर 2025 में है, और उससे पहले एक आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अब अगर वो गारंटी नहीं देंगे तो क्या फिर फिर से वो जो उनका जो 5G है उनके प्लान फिर ठंडे बस्ते में आ जाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं, और इसके लिए ये स्टॉक में आज फिर 5-5.5% की डिक्लाइन आ रही है। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड CIO पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, जो कि देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के साथ 14 साल के बाद जिसमें इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को मैनेज किया, इन्होंने अपने खुद के फंड की शुरुआत की है। इनकी लीडरशिप में कोटक म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का AUM था वो कई गुना बढ़ा था। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में बहुत टाइम के बाद एक थोड़ा डर का माहौल है, हालांकि शायद ज़्यादा कारण ग्लोबल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, जो मार्केट में इस समय सबसे बड़ा डर है कि जो एकदम से FI की सेलिंग आई, क्या ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जो चाइना ने अनाउंस किया, क्योंकि चाइना की मार्केट सस्ती है तो FIs यहाँ बेच रहे हैं और चाइना में ले रहे हैं, क्या ये सही होगा? और अगर हाँ तो इसकी वजह से मार्केट और कितना गिर सकता है? हाँ अनुज भाई, अगर आप देखें तो काफी टाइम से हम वैल्यूएशन को लेके कंसर्न थे अक्रॉस द मार्केट स्पेस।
और हमें लग रहा है कि चाइना या इजराइल एक एक्सक्यूज के फॉर्म में आया जो मार्केट में एक ट्रिगर और कैटलिस्ट था कि ओवर वैल्यूएशन को किस तरह कम किया जाए। और 3-4 चीज हम देख रहे हैं अनुज भाई, जो आने वाले समय में मार्केट्स को डिफाइन करेगी। और हमारा मानना है कि 12 से 18 महीने नेक्स्ट पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जो बेस्ट फेज था रहा लास्ट 3 साल का, जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर हाथ रखो उन्होंने आपको पैसा बनाया, आई थिंक वो क्लियरली डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर हम देखें लास्ट पहली तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्लो था। और अगर लास्ट 3 महीने में भी देखें तो काफी सारे जो डेटा फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं वो काफी हमें थोड़ा सा डरा रही हैं कि स्लो डाउन इकोनॉमी में स्टार्ट हो गया है। पहला अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप देखिए, फर्स्ट 5 मंथ्स में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हम बजट में 11 लाख करोड़ अनुमान किए थे, वो ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। उसके कारण कई सेक्टर्स में स्लो डाउन दिख रहा है। अगर हम मेटल की बात करें तो लास्ट 5 दिन 10 दिन को हटा दें तो मेटल में आप देख रहे हैं सबसे जोर गिरावट हुई है। आप सीमेंट की प्राइसेस को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेल्स को देख लीजिए, सब जगह स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो पहली तिमाही में खाली 5-6% था और हमारा अनुमान है दूसरी तिमाही में भी लो सिंगल डिजिट नंबर पर रहेगा। सो 11 से 13% का पूरा साल का जो अनुमान है उसका पूरा वेटेज सेकेंड हाफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड, हम देख रहे हैं कि एक स्टाइल शिफ्ट चेंज स्टार्ट हो गई है इलेक्शन के बाद। तो लास्ट 3 साल मोमेंटम, वैल्यू, बीटा सबने आपको परफॉर्मेंस देके दिया, लेकिन लास्ट 4 महीने से हम देख रहे हैं लो वॉलिटी और ग्रोथ, ये 3-4 फैक्टर्स वापस आ रहे हैं 3 साल के बाद। तो अपने पोर्टफोलियोज को उसी तरह अलाइन करने की जरूरत हो रही है। और तीसरा, अगर हम देखें तो मार्केट का ब्रेथ नैरो डाउन होता जा रहा है। अगर ये करेक्शन के पहले अगर आप देखें 1-1.5 महीने से, अगर आप किसी से भी बात करो, HNI ट्रेडर, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मार्केट नई हाई पर जा रहा था लेकिन उनके पोर्टफोलियोज या तो नेगेटिव या तो फ्लैट थे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट 3 साल में डिफेंस, PSUs, रेलवेज और काफी सारे मोमेंटम स्टॉक जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे वो लास्ट 3-4 महीने से डाउन है और काफी जोर से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये 3-4 चीजों को ध्यान रख के आगे अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करें और आने वाला समय पूरा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की तरफ होगा। कई सारे हैवी वेट्स इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं और जो ब्रेथ है रैली का वो नैरो होता जा रहा है। जस्ट एक डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं कि लास्ट 1 साल में मिड कैप 150 जो इंडेक्स है, जिसमें 150 स्टॉक है मिड कैप के, उसमें खाली 25 स्टॉक ने 50% का प्रदर्शन, मतलब 50% का रिटर्न दिया इंडेक्स का। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली थी अब वो नैरो होते जा रही है। और क्या ये 2018-19 का रिपीट हो सकता है? ये क्वेश्चन हम रोज अपने टीम में भी डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए वो काफी डिफरेंट होगा जो लास्ट 2-3 साल की रैली में रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि 2018 और 19 की आपने याद ताज़ा करा दी, वो मेमोरी अभी तक मेरे पास है। ये वो पीरियड था पंकज जी जहाँ पर रिटेल का इतना पैसा शायद मार्केट में नहीं आया था। वो पैसा कोविड के बाद आया और कोविड के बाद वो जो पैसा आया उसने कभी उस तरीके के फेजेस देखे नहीं। तो क्या अगर ये मार्केट उस तरीके के 2 साल के अगर चक्रव्यूह में फंस गया और अगर FI की भी सेलिंग रही तो क्या एक रिस्क है कि जो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होंगे? यस अनुज भाई, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में 50% ऑफ निवेशक जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं उन्होंने मंदी नहीं देखी है। उन्होंने एक तरफा लास्ट 3 साल में तेजी देखी है और ऑलमोस्ट 3 में से 4 निवेशक 3 से 4 साल पुराने ही हैं। सो एक अब वो किस तरह बिहेव करेंगे जब एक कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे या करेक्शन फेज में जाएंगे, ये बोलना बहुत मुश्किल है आज के दिन। और मेरे हिसाब से ये एक डर की वजह भी है। और दूसरा, अगर आप देखें तो हम म्यूचुअल फंड में 2,60,70 हजार करोड़ पहले 8 महीने में हम देखे हैं इनफ्लो, लेकिन इसमें से अगर आप डी कोड करो तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में करीबन 90,000 करोड़ के ऊपर का इनफ्लो है।
तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लोग रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम जो कैटेगरीज हैं उसमें फ्लो इतना नहीं है, चाहे वो लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो। सो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में नॉर्मली टुवर्ड्स द एंड वाला जो साइकिल होता है उसमें काफी जोर से रफ्तार से पैसे आते हैं। हमने पहले साइकिल्स में भी देखा है, 2008 में देखा, फिर 2017 में देखा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में काफी जोर से इनफ्लो आता है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलें कि फ्लोज को ग्रांटेड ना ले। ये एक साइकिल है, हो सकता है आप नेक्स्ट 3-5 साल अगर बने रहे तो पैसे जरूर बनेंगे, लेकिन इन द नियर टर्म ये रिस्क को ना इग्नोर ना किया जाए। ओके अच्छा पंकज जी, अभी तो बात की हमने फ्लोज की और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की थोड़ी यहाँ पर, जो ये टफ टाइम और स्लाइटली टाइम जिसे आप एक कंसोलिडेशन का फेज मान के चल रहे हैं, इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन होना कैसा चाहिए? वर्ल्ड वाइड एक स्पेशली यूएस से जो रेट कट की साइकिल शुरू हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉसिबली आरबीआई का निर्णय क्या होगा हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए? वो जो स्टॉक सिलेक्शन की मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ या फिर वो जो स्पेस पूछ रहा हूँ, उसमें आप रेट सेंसिटिव्स को कहाँ रखेंगे इस दौर में? वीरेंद्र जी, अगर आप 100 साल की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री ग्लोबली भी देखो तो 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है जब अर्निंग्स और इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, जो हमने कोविड के बाद विश्व में, इंडिया में सब जगह देखा, और उस समय क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं करता है। लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन, लोअर क्वालिटी, हाई बीटा, वैल्यू, मोमेंटम, सब साइड के स्टाइल आपको पैसा बना के देते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होता है या कम होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, तो स्टाइल और फैक्टर्स चेंज होते हैं। उसमें क्वालिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आती है, बिकॉज लोगों को सेफ्टी चाहिए, एंड लो वॉलेटिलिटी एक बड़े रूप में उभरती है। तो ये फैक्टर्स आई थिंक आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्वालिटी का मतलब है अच्छे प्रमोटर्स, अच्छी मैनेजमेंट टीम्स, अच्छा और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लोज, और खाली प्रॉफिट एंड लॉस को न देखें, उसके हाइजीन को देखें। तो क्लियरली जो कंपनियां रिटर्न ऑन कैपिटल जो आप 100 रुपए बिजनेस में लगाते हैं, अगर उसमें 15-16 रुपया भी अगर आप ना बनाए तो बिजनेस चलाने का कोई मतलब नहीं। उससे बेटर है आप एफडी में पैसा लगा दें। तो वो जो क्वालिटी का फोकस है वो आप वापस आते हुए क्लियरली दिख रहा है हमें। जो अपने पोर्टफोलियो में भी लास्ट 4 दिन में दिखा कि मार्केट्स काफी जोर करेक्ट किया, लेकिन पोर्टफोलियोज हमारा उतना करेक्ट नहीं किया, बिकॉज क्वालिटी की तरफ काफी बड़ा फोकस था। सेकंड, आपके सवाल पर फाइनेंशियल्स, आई थिंक जब भी रेट कट होता है तो मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट आने वाले समय में रेट कट के कारण आपकी जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिप्राइस होना नीचे चालू होती है, और जिनके पास फिक्स्ड लोन बुक है वो इतना जल्दी रिप्राइस नहीं होता है। तो आपको कई बैंकों में मार्जिन एक्सपेंशन की संभावना दिखने लगेगी। बट आज देश में प्रॉब्लम यह है कि कासा डिपॉजिट काफी कंस्ट्रेंट है, जिसे हम करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में चाहे इक्विटी मार्केट्स हो या कहीं और जगह हो, वहां पैसे काफी जोर से बन रहे थे। तो इस समय थोड़ा सा कासा है, लेकिन जो दूसरे तिमाही के एडवांस नंबर्स आए सारे बैंकों पे, उनमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी था इस बार कि कासा रेशियो में बढ़ोतरी हुई है काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो रेशियो है, अगर आप देखें तो 12 साल के लो पर है। तो धीरे धीरे यहाँ अच्छे वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कई सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स पर अपना वेटेज बढ़ाना चाहिए, ये हमारी सोच रहेगी। ओके अच्छा पंकज जी, एक और स्पेस, मतलब स्पेशली जिसकी याद मुझे आज आई या फिर पिछले 2-3 दिन से आ रही है, अगर आप लास्ट 2-3 बार की गिरावटों को देखें, जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई वो 3-4 जून का दिन, उसके बाद बजट का दिन, एकदम से बाजार ने लैच ऑन किया, पकड़ने की कोशिश करी एफएमसीजी को, और हर उस आई थिंक इस 4 महीने के फेज में जब डिप आया, एफएमसीजी को बाजार ने हाथों हाथ दिया। बट डाबर के क्वार्टरली अपडेट्स को देखने के बाद, मैरिको के क्वार्टरली अपडेट्स को देखने के बाद, या फिर रूरल डिमांड है उसको देखने के बाद, अब यहाँ पे आप इस थोड़े से टर्बुलेंस भरे फेज में एफएमसीजी को, डिफेंसिव्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो
वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो डिफेंसिव्स में ये तिमाही तो खाली मत देखिए, बट एक बड़ा पिक्चर देखिए कि दो डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। एक, इस बार मॉनसून वन ऑफ द बेस्ट रहा है, और अगर पूरे देश में देखें तो करीबन 8% अबव एवरेज का मॉनसून रहा है, जो हमारे हिसाब से रूरल जो बेल्ट है उसमें कंजम्पशन को स्पर करेगा, जो डाउन था। दूसरा, अगर हम देखें फर्स्ट 5 मंथ्स के गवर्नमेंट की जो आंकड़े आए हैं, उसमें ये क्लियरली दिखता है 20% आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 5% की बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सब्सिडी और जो स्कीम्स थी वो लोग प्रेसिडेंस ले रही हैं कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अगर ये रहा तो आने वाले समय में कंजम्पशन को एक बूस्ट भी मिल सकता है, और हम पितृपक्ष के बाद अब हम फेस्टिव सीजन में एंटर किए हैं सितंबर एंड अक्टूबर से, और ये एक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं कंपनियों से, तो वो इस फेस्टिविटी को काफी उत्साह से अवेट कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी वो एक सेगमेंट है जहां पर हमें फोकस रखना चाहिए। काफी पेनिट्रेशन लेवल्स लो है, और हमें लग रहा है कि वहाँ मतलब काफी सारी अच्छी कंपनियां हैं, और हमने भी अपने पोर्टफोलियो में काफी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को वेटेज दिया है, क्योंकि हमें लगता है जो वर्स्ट साइकिल थी कंजम्पशन की वो बिहाइंड है, और आने वाले समय में जो कंपनियां भी 15 से 25% प्रॉफिट ग्रोथ करेगी वो डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट होगी। लेकिन पंकज जी इसमें एक चीज़ है, सॉरी पंकज जी इसमें एक चीज़ है, सॉरी मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। हाँ, बोलिए अनुज जी। ये इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी काफ़ी लीड किया है मार्केट को, चाहे आप बजाज ऑटो देख लें, टीवीएस मोटर देख लें, इवन हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा डबल हो गया है पिछले 1.5 साल में। तो क्या मतलब कितना प्राइस टेन है आपके हिसाब से? अगर 15-20% की ग्रोथ दिखा भी रहे हैं तो क्या ऑलरेडी प्राइस में नहीं है? 12 महीने में M&M डबल हो गया है, टीवीएस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एब्सोल्युटली अनुज जी की ऑब्वियसली कई सारे स्टॉक्स प्राइसिंग भी कर रहे हैं, कई सारी स्टॉक्स वेट भी कर रहे हैं। जैसे ड्यूरेबल्स एक सेगमेंट है जिस पर हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि जो वर्स्ट फेज था ड्यूरेबल्स के लिए वो बिहाइंड है, और इसके दो स्मॉल डेटा पॉइंट्स हैं। जो दो कोरियंस हैं, जो मार्केट से हमें फीडबैक आ रहा है वो काफी अग्रेसिव रहते थे लास्ट 7-8-10 साल से। एक का आईपीओ हम सुन रहे हैं, और दूसरे का इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने 200 से 250 सेल्स वालों को जाने के लिए बोला है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका अग्रेशन काफी कम हो गया है। और इसके कारण जो प्रॉफिट पूल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का था, जो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर था, उसमें हम इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये एक सेगमेंट है, जब मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात कर रहा हूँ तो खाली ऑटोज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं वेडिंग अपैरल्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्यूएसआर की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है पेंट सेक्टर में भी वर्स्ट इज बिहाइंड। तो ये पूरे सेगमेंट पर आपका फोकस होना चाहिए, जहां पर हमें लग रहा है इंक्रीमेंटल चेंज आपके लिए पॉजिटिव है। और अनुज जी, वापस मैं ये बोल रहा हूँ, जो बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ फेज था, जहां हमने 20, 25, 30% का 5 साल अर्निंग्स ग्रोथ देखा अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट, वो नेक्स्ट 12 से 18 महीने नहीं दिखने वाला है। हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से 11 से 13% अगर मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर कर दी एग्रीगेट बेसिस पर तो बहुत अच्छा है, और जो कंपनियां 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करेंगी उन्हें डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट कहलाएंगे। उनकी भाव कम नहीं हो, भाव ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उनके भाव में गिरावट नहीं आएगी। तो ये जो फेज है ना, इसे अपने को थोड़ा संभल के नेविगेट करना होगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन फेज जो होता है वो सबसे पेनफुल होता है। इसमें अगर आप वापस वही स्टाइल अपनाएंगे जो लास्ट 2-3 साल वर्क किया, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो आने वाले समय में अच्छा ना करे। ये हमारे हमारा व्यू है। हो सकता है हम गलत भी जाएं इस व्यू में कंप्लीटली, लेकिन हमें लगता है कि इस फेज को थोड़ा सोच समझ के नेविगेट करना चाहिए, बिकॉज ग्लोबली और लोकली अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन क्लियरली दिख रहा है। ओके, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? अब इस हफ्ते से नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, टीसीएस शुरुआत करेगा ऑब्वियसली। पिछले 3-4 क्वार्टर में एक चीज़ जो क्लियर हुई थी कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था। फिर पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस के नंबर्स बहुत शानदार आए। मिड कैप आईटी तो खैर अपनी अलग ही चाल चल रहा है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा?
अनुज जी, मुझे लगता है कि आईटी एक अच्छे डिफेंसिव की तरह देखा जा सकता है। आईटी और फार्मा दोनों। दो चीज, एक एक्सेंचर के नंबर आए, उन्होंने आने वाले तिमाहियों में बेटर गाइड किया, तो क्लियरली उसका एक रब ऑफ इफेक्ट है। सेकंड, हमें लग रहा है कि बीएफएसआई स्पेस है, तो काफी सारी हमारी जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां और थोड़े मिड कैप स्पेस में भी वो काफी बड़ा एक्सपोजर है टुवर्ड्स बीएफएसआई। और बीएफएसआई में हमने देखा अपटिक ऑफ स्पेंडिंग ग्लोबली चालू हो गया, जिसे हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। वो जो बड़े लार्ज ग्लोबल बैंक्स हैं, उन्होंने वापस आईटी की तरफ खर्चा करना चालू कर दिया है, और इसका एक पॉजिटिव रफ ऑफ इफेक्ट हम इस तिमाही में भी देखेंगे। और हमें लग रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट क्लियरली दिखेगा, और आने वाले तिमाहियों की जो कमेंट्री रहेगी वो एक मेजर पॉइंट प्ले करेगी। लेकिन मतलब आप ना भूलें कि ये सेक्टर ने भी लास्ट 4 महीने से काफी स्ट्रांग लीडरशिप दिखाई है, तो काफी सारी एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर में प्राइस्ड इन भी है। सो लार्ज कैप आईटी सिलेक्टिव और सिलेक्टिव मिड कैप आईटी पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है। सेकंड, अगर आप देखें फार्मा सेक्टर पर हमने बात नहीं की, और हमें लग रहा है कि ये काफी डिफेंसिव सेक्टर की तरह है। अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बोथ यूएस और डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों की काफी स्ट्रांग है, और साथ में जो सीडीएमओ कंपनीज हैं, जो यूएस में बायोसिक्योर एक्ट पास हुआ है, उससे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडियन सीडीएमओ कंपनीज के ऊपर रब ऑफ इफेक्ट चालू हो गया पॉजिटिवली, और काफी सारे बड़े जो इनोवेटर्स हैं, बड़े जेनरिक कंपनीज हैं, वो हमारे इंडियन सीडीएमओ प्लेयर से ऑलरेडी नेगोशिएशंस बात करने चालू कर दिए हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह उनके साथ इंगेज करें। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ यूएस बायोसिक्योर एक्ट, और हमें लग रहा है फार्मा और आईटी का एक कॉम्बिनेशन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो की तरफ से ऑन अ डिफेंसिव साइड। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, और आगे भी आपसे होपफुली इस तरीके की रिच कॉन्वर्सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पंकज जी का ऑब्वियसली इस समय रुख थोड़ा कंजर्वेटिव है और थोड़ा कॉशियस है, और हो सकता है कि मार्केट ने स्पेशली 2020 के बाद जो करेक्शन ना देखी हो, टाइम वाइज करेक्शन एटलीस्ट, उसकी हम तैयारी कर रहे हो, अगर प्राइस डैमेज ज़्यादा ना भी हो तो भी। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आज इतना ही। अच्छा, मैं अब आपसे विदा लूँगा, लेकिन वीरू कंटिन्यू करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज से ट्रेडर्स हॉटलाइन में डेब्यू करेंगी कंचन। तो कंचन, सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट। और वीरू ने बहुत मतलब मास्टर है वीरू हमारे यहाँ पर नए एंकर्स को ट्रेन करने में, तो आप थोड़ा सा उनकी लीडरशिप में थोड़ा सा आई एम श्योर कि यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट आपको। और इस ब्रेक के बाद वीरू और कंचन संभालेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन और आगे बढ़ाएंगे इस शो को। मुझे दीजिए इजाज़त।